Yes. Okay. Chalo. Good evening, all of you. Good evening, sir. Yes. Okay. So last lecture में हमने ऑलरेडी इम्पल्स और मोमेंटम के बीच में का जो रिलेशनशिप है तो वो देखा था. इट इज दैट इम्पल्स ऑफ अ फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम, राइट. उसका एक सिंपल सा एग्जांपल हम देखेंगे, ठीक है, जो कि थ्री डायमेंशन में या प्लेनर मोशन के अंदर होगा, ठीक है, जो लास्ट टाइम जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि कभी कभी तुमको इम्पल्स निकालना थोड़ा इजी होता है, ठीक है, लेकिन आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट होता है. डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं बट इट विल बी समवॉट डिफिकल्ट. बट इंस्टेड ऑफ दैट इम्पल्स इज वेरी इजी टू फाइंड आउट. सो इन दैट केस वी हैव टू फाइंड आउट द इम्पल्स एंड जस्ट कॉल इट एज अ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली. और इन सम केसेस उल्टा भी होता है, जैसे चेंज इन मोमेंटम इज इजी टू फाइंड आउट but impulse is somewhat difficult. So in that case we have to find out the change in momentum and call it as an impulse directly. तो क्योंकि आखिर आखिर वो दोनों है तो सेम ही ना, तो इसलिए अगर आपको एक पूछा तो दूसरा या दूसरा पूछा तो पहला, जो भी इजी है वो आपको सोचना है और वो निकालना है और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. फॉर एग्जांपल विश्रांत वाड़ी में कभी स्टार्ट होगा सर? 25 25th. ओके सर. हाँ, नॉट एग्जैक्टली एक दिन आगे पीछे हो सकता है बट टेंटेटिवली 25 को हो जाएगा ऑलमोस्ट. फिर भी एक दिन पहले आपको नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, जैसे कल आया था ना आपको नोटिफिकेशन सबको? हाँ सर आया था सर. वो कंपलसरी क्या उधर? नहीं 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 नहीं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसलिए तो आपको फॉर्म भर के लिया था ना बीच में, जो ऑफलाइन पोल. सर मुझे ऑफलाइन ही आना है लेकिन विश्रांत वाड़ी बैच से आऊंगा. हाँ तो वही ना, तो इसीलिए मैंने फॉर्म भर के लिया था. तो उसके अंदर जो आपने ऑप्शन ऑप्ट किया था वो ऐसा कुछ नहीं कि आप वो वही करना चाहिए, वो आप चेंज भी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. बट ऐसा मत करो कि कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन या कभी वाडिया ब्रांच कभी विश्रांतवाड़ी ब्रांच, ऐसा मत करो. कोई तो भी जो भी आपका सिलेक्शन है वो फिक्स रखो. और सर मुझे ऑफलाइन ही करना है लेकिन विश्रांत वाड़ी ब्रांच से, क्योंकि नजदीक पड़ता है. राइट, तो हो जाएगा, 25 तारीख तक हो जाएगा आराम से. एंड सर मतलब अभी जो ऑफलाइन पे जो चैप्टर्स है तो ऑनलाइन में मतलब कैसे होंगे वो? ऑनलाइन में होंगे ना वो बाद में रिपीट. उन दोनों का सिलेबस पैरेलल ही चलेगा, मतलब सेपरेट ही चलेगा. देखेंगे अगर सपोज हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि अगर टाइमिंग अगर ठीक मतलब सेम ही रहेगा तो कुछ कुछ लेक्चर्स का ऐसा भी कर सकते हैं कि जो जो लेक्चर ऑलरेडी ऑफलाइन चल रहा है वही ऑनलाइन आपको दिखने को मिलेगा, तो ऐसा भी कर सकते हैं. नहीं सर, नहीं तो आप वो लेक्चर्स और पोस्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियस. क्या सर अब वो लेक्चर 2 बजे चालू होता है तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो ऐप पे पोस्ट भी कर सकते हैं. हाँ, ऑफलाइन का जो मैंने अभी लेक्चर आज लिया था ना वो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया है, तो वो आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं. उसमें लिखा हुआ भी रहेगा कि ऑफलाइन लेक्चर करके, वो अगर आपको देखना है तो देख भी सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी सर है क्या वो अभी? अभी मैंने मतलब अभी आज मैंने किया ना, तो आज मैं अभी अपलोड करूंगा, तो जब ऐप में डालूंगा तो आपको दिखाई देगा ना वो. यस सर. हाँ, तो वो शाम को 8 साढ़े 8 बजे तक हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है. सर और जनवरी से हमारे एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर, और उसको 9th और 11th चैप्टर आने वाले हैं. हाँ, तो बस ऊपर से सीखा दिया तो भी. ओके. लेकिन अभी देखो मेरे तरफ से भी एक आपकी तरफ आपके लिए मतलब एक कंप्लेंट भी है और एक थोड़ा सा सजेशन भी है, क्योंकि जितना आपका क्लास के अंदर जो जो टॉपिक्स और जो जो चैप्टर्स चल रहे हैं उन चैप्टर्स का भी आप ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो. ये मेरा एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, मतलब खेद है, बुरा लगता है ऐसा. क्योंकि क्या है ना कि जो ऑलरेडी डेली बेसिस पे मैं ऑलरेडी आपके टॉपर्स ऐप के अंदर डेली 3 टेस्ट ऑलरेडी डाल रहा हूँ. आपको अभी मिल पा रहे हैं कि नहीं वो पता नहीं, आपने किसने किसने लॉगिन किया है, किस किस को तो पता भी नहीं है कि टॉपर्स ऐप भी हमको यूज करना है करके. बट ऑलरेडी वो मीन्स डेली बेसिस पे 3 टेस्ट जो है ना वो मैं ऑलरेडी डाल रहा हूँ. और वो अगर मैंने ऑलरेडी आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि अगर आप जो भी लेक्चर के अंदर सुनते हो,
जो भी लेक्चर के अंदर आप पढ़ते हो, स्टडी करते हो, वो अगर आपको अच्छी तरह समझा है, वो थोड़ा बहुत अगर आप उसके बाद लेक्चर के बाद थोड़ा सा नोट्स में से या टेक्स्ट बुक में से अगर थोड़ा सा स्टडी करते हो, डेफिनेशंस वगैरह लर्न करते हो, और उसके बाद अगर वो टेस्ट करने अगर बैठ जाते हो, तो 10-15 मिनट के अंदर आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और हार्डली अगर मतलब तीनों टेस्ट अगर आपको देने हैं, एक समझो फिजिक्स का लेक्चर हो गया, केमिस्ट्री का एक लेक्चर हो गया, मैथ्स का एक लेक्चर हो गया, जो भी 3 लेक्चर्स आपके डेली हो जाते हैं, उन लेक्चर्स के अंदर जो भी कंटेंट सिखाया हुआ है, उसी कंटेंट के बेसिस पे वो एमसीक्यूज का टेस्ट दिया जा रहा है। तो वो टेस्ट अगर आप सॉल्व करो, उसी दिन अगर सॉल्व करो, चलो ठीक है, उसी दिन नहीं कर सकते तो एट द मोस्ट नेक्स्ट डे, ठीक है, दूसरे दिन अगर सॉल्व करो और सबमिट कर दो, तो आपका बहुत बहुत फायदा होगा। ये मुझे पता है, ठीक है, आपको उसके ऊपर कितना भरोसा है पता नहीं, शायद आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको कुछ फायदा होगा उससे, इसलिए आप नहीं कर रहे हो। नहीं तो सॉरी फॉर दैट सर। वही नहीं, रोहित ने तो एक एक फिर भी किया है ऑलरेडी, दो किए शायद ना, असाइनमेंट वाले में से 2 ऑलरेडी उसने सबमिट किए हैं, ठीक है। तो लेकिन फिर भी टेस्ट के जो है ना, टेस्ट में एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा आपके जेई एडवांस या नीट के लेवल के है या जेई मेंस के लेवल के है, बिल्कुल नहीं, सीईटी के लेवल पे भी नहीं है वो, सीईटी के लेवल पे के भी नहीं है। आपके जो बोर्ड के अंदर जो एमसीक्यूज पूछ जाते हैं ना, नॉर्मल जो 4-5 एमसीक्यूज स्टार्टिंग में होते हैं, उस लेवल के वो एमसीक्यूज है, एकदम बिल्कुल सिंपल सिंपल एमसीक्यूज है, जो आप जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो अभी ऑलरेडी हमने लेक्चर में ऐसा ये सुना था, लेक्चर में हमने अभी अभी सीखा, और अभी अभी हमको एमसीक्यू में आ गया, और वो हमने अगर सॉल्व किया और उसका अगर आंसर हमको करेक्ट आ जाता है, तो कॉन्फिडेंस आपका डबल हो जाता है और आपका प्रोग्रेस होता रहता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो लर्न करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। एटलीस्ट डेली डेली 10 एमसीक्यूज हर एक सब्जेक्ट के भी अगर करेंगे ना, तो भी बहुत ज्यादा आपका प्रोग्रेस होगा, ये मुझे पता है, मुझे गारंटी है। तो वो आप भी थोड़ा सा चालू करो, ठीक है। अगर आपने आपके ऐप के अंदर, अगर टॉपर्स ऐप के अंदर अगर अभी तक लॉगिन नहीं किया है, तो मुझे बोलो, थोड़ा सा मीटिंग लगाओ, एक 1-to-1 मीटिंग डाउट सेशन बुक करो, तो उसके अंदर हम वो सॉल्व कर देंगे। अगर कुछ डिफिकल्टी आ रहा है या प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे इनवैलिड इनवैलिड बता रहा है या पासवर्ड नहीं पता है या कुछ कुछ जो भी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा मुझे मतलब कंसल्ट करके थोड़ा सा ओवरकम करो, सॉल्यूशन निकालो उसका। बट वो डेली बेसिस पे 3 टेस्ट आपकी तरफ से कंपलसरी आने एक्सपेक्टेड है डेली। मतलब अभी जैसे फिजिक्स का लेक्चर हो गया, केमिस्ट्री का लेक्चर हो गया, मैथ्स का लेक्चर हो गया, तीनों लेक्चर्स के अंदर जो भी कंटेंट हुआ, उसका आपको नेक्स्ट डे, चलो उसका डेडलाइन एक 3-4 दिन तक होता है, एटलीस्ट उस 3-4 दिन के अंदर तो एटलीस्ट वो सबमिट होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि अभी लास्ट वीक से ऑलरेडी मैं टेस्ट लगाते जा रहा हूँ, उसका डेडलाइन एक्सपायर होता जा रहा है, और अभी 4-5 दिन पहले जो टेस्ट मैंने लगाया था, वो अगर आप खोल के देखेंगे, अभी आप वो नहीं दे सकते टेस्ट, क्योंकि उसका फायदा भी नहीं है एक्चुअली, और वो डेडलाइन एक्सटेंड भी नहीं किया जा सकता है एक्चुअली, तो वो भी है। तो इसलिए वो जो जब चल रहा है तभी वो देना बहुत जरूरी है, अगर वो करते हो तो बहुत आपका फायदा होगा। वो थोड़ा सा समझ के लो, और एटलीस्ट जो चैप्टर्स चल रहे हैं, वो चैप्टर्स तो आपके परफेक्ट होते जाने चाहिए बिल्कुल। और रही बात कॉलेज के जो टेस्ट अभी आ रहे हैं, उसका सिलेबस मुझे आपने फॉरवर्ड किया है क्या व्हाट्सएप पे? मुझे एक बार वो सिलेबस फॉरवर्ड कर दो कि कौन से चैप्टर्स आपके हैं, कौन से चैप्टर आपको सिखाए हुए हैं और टेस्ट में आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे आगे आगे जो वही चैप्टर्स कवर करने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। जैसे भी कोई कोई वाडिया में कोई कोई ने बताया था कि साउंड चैप्टर आपको है करके आगे, तो इसलिए मैंने आज साउंड ऑफलाइन में स्टार्ट कर दिया, तो वो भी आपको आगे मिल जाएगा नो डाउट। बट अगर कुछ मतलब है ऐसा, तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर फॉरवर्ड करते रहो, जो भी आपका जिस सब्जेक्ट में भी आपका चल रहा है, मान लो केमिस्ट्री में ये चैप्टर आपका स्टार्ट हो चुका है, या कि मैथ्स में कॉलेज में ये चैप्टर चल रहा है, तो वो मुझे इन्फॉर्म करते रहो, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आगे लेक्चर्स प्लान करता रहूंगा, ठीक है नहीं, क्योंकि अब कोई ना कोई चैप्टर तो अभी स्टार्ट करना ही है। जैसा अभी विठल सर का भी ऑलरेडी जैसे फंक्शंस खत्म हो गया, फंक्शन खत्म होने के बाद उनको मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि लिमिट स्टार्ट करो, क्योंकि उसके बाद वही है, लॉजिकली वही स्टार्ट करना बेटर है। लेकिन अगर आपकी तरफ से ऐसा कुछ आता है कि ये चैप्टर हमको अर्जेंट बेसिस पे चाहिए, या ये चैप्टर हमको मतलब चाहिए, ये हमारा टेस्ट है, तो उसके हिसाब से फिर प्लान आउट किया जा सकता है। बट
मुझे इन्फॉर्म करो उसके हिसाब से, ठीक है? सर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया कॉलेज में। ओके, चलेगा ना। तो वैसा थोड़ा सा मुझे इन्फॉर्म करते रहो। लेक्चर में तो सभी तो कर नहीं सकेंगे, थोड़ा सा व्हाट्सएप पे डालते रहो, ठीक है? नहीं या अपने चैट बॉक्स में डालेंगे तो भी चलेगा, जो अपना ऐप का जो चैट है उसके अंदर। चलो ठीक है। सो यस, तो मैं जो बात कर रहा था कि ऑलरेडी जैसा कि कभी कभी क्या होता है कि चेंज इन मोमेंटम निकालना इजी होता है और इम्पल्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट, या कभी कभी इम्पल्स निकालना इजी होता है और चेंज इन मोमेंटम निकालना डिफिकल्ट। तो जो इजी है वो निकालने का और उसके हिसाब से क्वेश्चन को आंसर करना होता है। दोनों में से कुछ भी अगर पूछा जाए तो भी तुमको यही सोचना है कि कौन सा इजी है निकालने के लिए। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज लाइक अ बॉडी और अ बॉल is of mass 2 kilogram is thrown with a velocity 12 meter per second in a direction making an angle of 60 degree with the horizontal. Okay, find the change in momentum in first 3 seconds. देखो ठीक से, find a change in momentum in first 3 seconds. क्वेश्चन सिंपल है। बॉल जो है वो 2 किलोग्राम का बॉल जो है वो हमने थ्रो किया, मतलब ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही है एक तरह से। एक देखो यहाँ पे एक 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंट एक बॉल हमने थ्रो किया, 2 किलोग्राम का बॉल है और 12 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से उसको हमने थ्रो किया। ओके, एंड इट विल जस्ट गो ऑन ट्रेवलिंग अलोंग दिस कर्व पाथ and just fall back on the ground after some time here. So we want to find out the change in momentum in first 3 seconds. तो 3 सेकेंड्स के अंदर कितना मोमेंटम उसका चेंज हुआ वो हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमको फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करना पड़ेगा, जिसमें अभी इनिशियल मोमेंटम तो हमको पता है ऑलरेडी 12 मीटर पर सेकेंड इंटू 2 किलोग्राम, बट वो भी उसका मैग्नीट्यूड हो गया, उसको वेक्टर फॉर्म में हमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा क्योंकि उसका डायरेक्शन हमको दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री इंक्लाइंट। तो उसको रिजोल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट्स में, एक को आई बार दूसरे को जे बार अटैच करना पड़ेगा, जिससे हमको इनिशियल मोमेंटम मिल जाएगा पूरा। और उसके बाद फाइनल मोमेंटम भी हमको मिलेगा, लेकिन उसके लिए हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना जरूरी है। फाइनल वेलोसिटी जो कि हमको यहाँ पे पता ही नहीं है, we'll have to find it out by using the knowledge of projectile motion actually। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फॉर्मूले है उसके अंदर की जो सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन या फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन जो है वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो वो यूज करके हमको फाइनल वेलोसिटी निकालना होगा। और फाइनल वेलोसिटी निकालने के बाद फिर उसको 2 किलोग्राम मतलब मास से मल्टीप्लाई करके हमको फाइनल मोमेंटम निकालना होगा, वो भी वेक्टर फॉर्म में, और उसके बाद फिर चेंज इन मोमेंटम निकालने हमको आएगा। लेकिन इतना सब झंझट करने से बहुत इजी होगा अगर हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज करके चेंज इन मोमेंटम निकालने के बदले सिंपली इंपल्स निकाल देते हैं। तो क्योंकि देखो इंपल्स निकालना इस केस में इजी है, क्यों? क्योंकि द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल हियर इज गोइंग टू बी द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली, करेक्ट है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल आफ्टर इट इज प्रोजेक्टेड। जैसे उसको हम थ्रो कर देंगे तो उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स उसके ऊपर काम करने वाला नहीं है। तो इसलिए इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना इंपल्स प्रोड्यूस हुआ वो निकालने के लिए भले हमारे पास फॉर्मूला जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अगर एफ कांस्टेंट है तो इट कैन बी टेकन आउट एंड द इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बिकम सिंपली टी, एंड हेंस यू कैन जस्ट यूज द फॉर्मूला एफ इंटू टी इन केस व्हेन द फोर्स इज ऑलरेडी कांस्टेंट। ये हमको ऑलरेडी पता है, हमने ये ऑलरेडी देखा है लास्ट लेक्चर में कि जब भी फोर्स कांस्टेंट होता है तो वी कैन जस्ट यूज दिस फॉर्मूला फॉर इंपल्स। यस, here the force is replaced by m into g, right, where m is going to be the mass of the body and g is going to be the gravity, no doubt, and into time which is already given here, that is 3 seconds। तो और क्या चाहिए तुमको?
impulse तो मिल चुका. 60 जूल हो जाएगा सर. Very good, very good. So here we can just see that this m will be actually 2, g is going to be 10 almost, and time t is going to be 3 seconds. So we can just get this 60. क्या होगा? न्यूटन न्यूटन सर, न्यूटन मीटर. न्यूटन नो जूल. सर इम्पल्स न्यूटन सेकंड हो जाएगा. हाँ, न्यूटन सेकेंड. न्यूटन पर सेकंड. और न्यूटन पर कहाँ से आया? नहीं सर, तो न्यूटन टाइम कर सेकंड. रहे हैं. सेकेंड. ओके. फोर्स इनटू टाइम कर रहे हैं. यस, या तो न्यूटन सेकेंड या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर. हाँ, किलोग्राम मीटर. No doubt. So any one of these will be correct, but 60 will be the correct answer in this case here, which is going to be the change in momentum here. तो change in momentum हमको मिल गया. देखो 60 न्यूटन सेकेंड्स. कहाँ वो हम ये सब करते थे कि सेकेंड का थर्ड फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करके वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी निकालते थे. उससे भी आएगा आंसर. अगर आपको चाहिए तो हम उससे भी बट सर करेंगे. लेंदी जाएगा थोड़ा. क्या? हाँ, लेंदी हो जाएगा, बट उससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. देखो कैसे करना होता है एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम. लेट अस ट्राई इट बाय अदर मेथड आल्सो. सी, ये जो इनिशियल मोमेंटम है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, और इनिशियल वेलोसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज u bar is equal to u cos 60 into I cap plus u sin 60 into j cap. ये समझ सकते हो. So here we can just see that this will be u means 12. Okay, so 12 into cos 60. How much is cos 60? It's half into Half. I cap plus again 12 into sin 60. Root 3 by 2. 3 by 2 into j cap, which actually becomes 6 I cap. 6 I cap plus 6 3 into j cap. Yes, this is going to be u bar, from which we can just get this p1 bar also. P1 bar, which is simply the initial momentum vector, which is mu bar here, where m is going to be 2 kilogram, so that it becomes 2 times of 6 I cap plus 6 root 3 into j cap, where we can just take this 6 common again and get this as 12 common and I cap plus root 3 j cap inside. This is going to be the initial momentum vector here. In the same way, we can just find out the final momentum vector, but for that we'll have to find out the final velocity after 3 seconds and its angle also. उसका एंगल भी हमको निकालना होगा, मतलब उसके कंपोनेंट्स ही निकालने होंगे. vx एंड vy ये दोनों हमको निकालने होंगे. जबकि यहाँ पे ux हमको ऑलरेडी पता है. ux कितना है यहाँ पे? u cos थीटा मतलब 6 है, 6, और uy मतलब इसका u sin थीटा मतलब वो 6 root 3 है. 6 root 3. तो ux और uy तो हमको पता है. vx एंड vy निकालने के लिए देखो vx जो है ना वो तो ux के बराबर ही होता है. हम ऑलरेडी जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलता ही नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि vx is actually going to be same as ux, which is already there, that is 6. Yes, 6. but vy का क्या? vy के लिए हम फर्स्ट काइनेमेटिक यूज कर सकते हैं इसमें uy में plus 80. Yes, so vy will be equal to uy minus gt. minus gt. uy is nothing but 6 root 3 minus that is 10 into 3 into 3, 10 into 3. which becomes actually 6 root 3 minus 30. 30. okay. Sir, minus 24 root 3. minus 24 नहीं, root 3 है ना वो. 24 का शेष बाइनोमियल हो गया वो. नहीं सर नहीं तो 1.71 पुट करेंगे. हाँ सर, root 3 की वैल्यू. नो प्रॉब्लम, वैसे मत करो. ठीक है, रखो ऐसे ही, नो प्रॉब्लम. 6 root 3 minus 30. हाँ ठीक है. At the most we can just take root 3 common and just forget about, just keep it as it is. 6 root 3 minus 30 बस. Yes. At the most 6 can be taken common, तो अंदर बचेगा root 3 minus 5. Root 3 minus keep it as it is. This is vy here, and then change in momentum. Okay, final momentum final velocity जो है v bar can be found out to be simply vx into I bar plus vy into j bar, so that we can get this vx, that means 6 I cap. Yes, 6 I cap plus Yes. vy 6 in bracket. yes 6 into bracket Root 3 minus 5 j cap. minus 5 j cap. j cap. Okay, and p2 bar means final momentum vector will be actually m into In bracket v bar, v minus. so that it will be 6 again can be taken common
and multiplying it by 2 becomes 12 again. So 12 into I cap plus root 3 minus 5 minus 5 j cap. as it is here. So this is actually going to be yes P2 bar. Now we can just subtract this P2 bar and P1 bar so as to get the change in momentum in vector form. Delta P bar, which will actually be P2 minus bar P1 minus P1 bar, where P2 bar and P1 bar has 12 in common, right? So 12 can be taken complete out here, and inside the bracket we can just have this this one first. So I cap plus root 3 minus 5 into j cap, ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर, माइनस ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पे आने वाला है जो कि आई बार प्लस रूट 3, तो रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। नहीं पहले तो आई बार कैंसिल हो जाएगा, देखो आई कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 कैंसिल हो जाएगा। 12 ऐसे ही रखो। अब ये जो है रूट 3 इन माइनस 5 into j cap as it is, and minus of minus नहीं minus as it is, and here Minus it will be root 3 into j cap as it is, so that if we just open the bracket then root 3 will also get cancelled, no doubt, and we will be left with minus 5 j bar only, so that we can just get this 12 into minus 5 j bar, which will actually be minus of 60 minus 60 j cap here, and this is actually going to be the change in momentum in vector form. तो इससे हमको नीचे की डायरेक्शन में होगा मोमेंटम। हाँ, तो वो हमको डायरेक्शन भी पता चल गया, जो कि हमको इधर से टेंटेटिवली पता चल रहा था कि द इंपल्स is going to be in the same direction as that of the force, and force is already downwards, therefore impulse must also be in the downward direction, so change in momentum must also be in the downward direction. ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लॉजिकली फाइंड आउट किया 60 न्यूटन सेकेंड्स और 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड्स, जो कि हमको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी वही मिल रहा है। चेंज इन मोमेंटम हमने लिटरली निकाला, ठीक है, लेकिन उसके लिए देखो कितना मेहनत करना पड़ रहा है। तो अगर ये मेहनत हम बचाना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपल्स निकालना थोड़ा इजी है, जबकि चेंज इन मोमेंटम निकालना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन कोई कोई सिचुएशंस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पे चेंज इन मोमेंटम निकालना थोड़ा इजी होगा, बट इंपल्स निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फोर्स में भी वेरिएबल, तो फोर्स वेरिएबल होने की वजह से, या फोर्स का ग्राफ या एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे केस में, या उसका एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसकी वजह से उसका इंटीग्रेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और मास अगर पता है, तो क्यों वो सब इंपल्स निकालने के लिए ये सब करना है? तो उसके बदले हम डायरेक्ट चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं, आखिर वो दोनों ऑलरेडी इक्वल है। तो इसलिए अगर इंपल्स पूछा तो चेंज इन मोमेंटम हम निकाल सकते हैं आराम से, और अगर चेंज इन मोमेंटम पूछा तो इंपल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड विल लेट अस मूव फर्दर। सर क्वेश्चन पे डिपेंड होगा ना क्या कंडीशन है। यस, क्वेश्चन ठीक से हमको पढ़ने के बाद ही वो समझ में आएगा कि कौन सा इजी है। ओके, the next topic in this chapter is about the torque. Let's discuss about हाँ सर, पता है, torque. एफ आर साइन थीटा, एफ डॉट आर साइन थीटा होता है। Yes. सर हमें रोटेशनल मोशन 12th में है ना? हाँ, डिटेल में 12th में है, उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक्चुअली टॉर्क, उसमें भी आता है। एसआईपी में है सर थोड़ा पार्ट। हाँ सर, हमें भी थोड़ा पता है रोटेशनल मोशन का, वही कर रहे हैं सर अभी। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, तो देखो होता क्या है कि व्हाट इज टॉर्क बेसिकली। सी व्हेनेवर द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, इट प्रोड्यूसेस इट्स मोशन। ठीक है, अगर बॉडी ऑलरेडी स्ट्रेस में है तो वो मोशन परफॉर्म करने लग जाएगा, या अगर ऑलरेडी मोशन में है तो फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो या तो रुक जाएगा या तो उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। दैट मींस फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूसेस
the linear motion in the body, ठीक है, or we can just say that the force always changes the state of motion of the body, no doubt. लेकिन अगर कोई बॉडी का एक पॉइंट अगर फिक्स्ड है, मान लो ये एक पॉइंट सपोज फिक्स करके रखा है हमने, ये बॉडी है, इसका ये पॉइंट फिक्स्ड है, और किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया जस्ट लाइक दिस हियर, मतलब ये पॉइंट फिक्स्ड है और इस वाले पॉइंट पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये बॉडी जो है वो टर्न होगा, इट विल जस्ट परफॉर्म अ रोटेशनल मोशन बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑलरेडी फिक्स्ड. Therefore, whenever this force acts at some distance from the fixed point, this force actually produces a rotational motion, or it produces a turning effect. So this ability of the force to produce rotational motion is actually measured in terms of torque, and it is always denoted by this symbol, that is tau. Tau. Okay, so this torque is simply the ability of the force to produce rotational motion. What does it depend upon? कौन सी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स पे. यस, फोर्स पे तो डिपेंड करेगा ही, नो डाउट, क्योंकि फोर्स जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना फास्ट ये बॉडी रोटेट होगा, तो इसलिए रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करने का जो एबिलिटी है वो इस फोर्स के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, नो डाउट. लेकिन एट द सेम टाइम दिस एबिलिटी विल डिपेंड ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस आल्सो. ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो अगर हमने मान लो यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई किया तो टर्निंग इफेक्ट विल बी समवॉट लेस, अगर यहाँ बहुत कम होगा तो टर्निंग इफेक्ट विल बी समवॉट मोर, एंड द मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन दिस फोर्स विल एक्ट ऑन द लास्ट पॉइंट, एंड पॉइंट हियर. सो दैट्स व्हाई द फोर्स डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. One is the force itself. The torque depends on two things. One is the force itself, and the second is the perpendicular distance of that force from the fixed point in this case. Yes. So this is the concept of torque. So torque can be defined as the product of force and the perpendicular distance of that force from the fixed point, which is actually called as the moment arm. Remember, momentum nahi hai, moment arm. Moment, sir. हाँ सर, moment. Yes, so this moment arm is actually going to be the perpendicular distance of this line of action of the force. मतलब ये force भले इस point पे काम कर रहा है, लेकिन उसका line of action हमको consider करना है. वो line of action इस point से कितना दूर है वो matter करता है, और उस इन दोनों का जो product है वो actually torque कहलाता है. This is the basic definition of the torque. Remember. अभी चलो ठीक है, ये जो force है वो अगर इस moment arm को already perpendicular है तो उस केस में तो चलो ठीक है, हम ये फॉर्मूला यूज करके टॉर्क निकाल सकते हैं, नो डाउट. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फोर्स होता है कुछ और डायरेक्शन में और मोमेंट आर्म जो है वो अलग डायरेक्शन में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जो है एक रॉड है, ये उसका फिक्स्ड पॉइंट है, उसको हम ओ बोल देंगे, और यहाँ पे फोर्स अप्लाई होने वाला है, लेकिन वो परपेंडिकुलर नहीं है. अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर होगा तो फिर वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, इट विल रोटेट द बॉडी परफेक्टली. But if suppose this force is inclined with the moment arm at some angle like this, तो अगर ये force इस तरफ काम कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? देखो, force is acting in this direction and the moment arm is going to be in this direction here. This is the vector called as r bar. We can call it as r bar. It's the position vector of this point P here. Okay, इस point P का वो position vector है. But r bar is not going to be a moment arm in this case. Getting why? यहाँ पे आर बार को मोमेंट आर्म नहीं बोलेंगे. क्यों? सर बिकॉज़ परपेंडिकुलर अगर होगा वो डिस्टेंस. यस, वो परपेंडिकुलर नहीं है. हम सर देख पा रहे हैं F को रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट. रिजॉल्व करने तो फिर yes, कॉस्ट. if we just resolve the force into components, one of it will be f cos theta and other one will be f sin theta. F sin थीटा. सर सिर्फ F sin थीटा टॉर्क देगा, F cos थीटा नहीं देगा. नहीं देगा सर. But where is theta? थीटा किधर है? किसको लेंगे थीटा? सर पॉइंट P. We have to consider the angle between r bar and f bar to be theta. तो अभी देखो, अगर r bar ऐसा है और f bar ऐसा है तो इनके बीच में एंगल कौन सा, किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे. Is this correct angle between r bar and f bar? No. We have to extend this r bar. ये जो r bar है उसको हमको स्लाइड करना है, ऐसे ड्रॉ करना है, और इन दोनों के पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में का एंगल हमको मेजर करना है.
this is the direction of r bar and this is the direction of f bar. So this is actually the going to be the angle between r bar and f bar. Remember, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में का जो एंगल है वो ऐसा कभी मेजर नहीं किया जाता. अगर मान लो ऐसा है, ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो इनके बीच में का एंगल कैसे मेजर करेंगे? ऐसे? बिल्कुल नहीं. या तो इस वेक्टर को हमको पुश करना पड़ेगा इधर से. ठीक है, इस वेक्टर को अगर हम इस तरह से स्लाइड करेंगे तो इट विल बी जस्ट ड्रॉन हियर लाइक दिस, एंड देन वी हैव टू थिंक अबाउट द एंगल between this vector and this vector, and it will be like this here. ये होगा हाँ, तो उनके दोनों के जो टेल्स है तो वो कोइंसाइड होने जरूरी है, तब जाके हम एंगल करेक्ट एंगल मेजर कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि एक का हेड और एक का टेल मैच हो रहा है तो उसके तभी एंगल मेजर नहीं किया जा सकता है. तो इसलिए यहाँ पे हमको इस आर बार को भी स्लाइड करना होगा आगे. So if you just extend this line and just draw it here, and then this angle will actually be called as the angle between r bar and f bar here, which can be taken as theta. अगर ये थीटा है तो फिर इसका एक कंपोनेंट हम यहाँ पे दिखा सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं f cos theta. f cos theta. This is going to be f cos theta, and another component here in this case f sin theta. f sin theta, which will be perpendicular. Here we already seen that this perpendicular component of the force produces the rotational motion. ठीक है, the parallel component of the force doesn't produce any rotational motion. Remember, ये parallel component जो होता है r bar का जो parallel है वो कभी rotational motion produce नहीं करता है. जैसे देखो, अगर एक एग्जांपल लिया जाए, कोई भी दरवाजा जब तुम खोलते हो तो हमेशा हम फोर्स अप्लाई करते हैं. देखो, समझो ये hinges है, this is line passing through hinges and this is suppose the door. Okay, so यहाँ पे हैंडल लगा हुआ होता है, तो इस हैंडल को पकड़ के ही हम हमेशा दरवाजा खींचते या बंद करते हैं. ठीक है नहीं, इसलिए क्योंकि ये हैंडल का जो पॉइंट है वो बहुत दूर होता है, सबसे ज्यादा दूर होता है, और उसको भी हम पकड़ के इस तरफ या उस तरफ खींचते हैं. कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं कि इस हैंडल को पकड़ के इस तरफ खींचे. अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? वो दरवाजा तो मूव होने वाला नहीं है क्योंकि वो हिंजेस के साथ अटका हुआ है. ठीक है नहीं, तो ये तो उखड़ने वाले नहीं है. इसलिए यहाँ पे इस दरवाजे को इस तरफ फोर्स अप्लाई करके कोई फायदा नहीं होने वाला है. ठीक है, there is no turning effect produced due to the force which is acting along the line which is joining the point of application and fixed point here. तो जो भी फोर्स इस फिक्स्ड पॉइंट में से पास होगा वो कुछ भी टॉर्क प्रोड्यूस करने लायक नहीं है. तो इसलिए यहाँ पे वही बात हो रही है यहाँ पे f cos theta के बारे में. तो f cos theta is not going to produce any torque on this body. Only this f sin theta is going to produce the torque on this body, and that's why the torque produced by this force can be obtained to be simply this r bar means r into f sin theta here. f जब हम r को भी रिजॉल्व कर सकते हैं ना sin theta और yes, that is what I'm going to tell now. See, instead of resolving f we can also resolve r here. मतलब अभी जैसा कि हमने पहले ही डेफिनेशन में बोला था कि the perpendicular distance of the force from the fixed point is to be multiplied with the force so as to get the torque. तो अभी यही डायग्राम में फिर से ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे. सपोज दिस इज द रॉड, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स ऑन विच द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन which is making an angle theta with the direction of r bar here. This is going to be r bar, and this is the extended line with which this f bar makes an angle theta here. Okay, so अभी हम क्या करेंगे? देखो, if we just extend the line of action of the force, इस force के line of action को थोड़ा सा extend करेंगे, so this can be considered to be the line of action of the force here. And now if we just think about how much away this line of action of force is with respect to this fixed point O here. तो इस fixed point से ये force का line कितना दूरी पे है, तो वो अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमको एक perpendicular ड्रॉप करना पड़ेगा इस तरह से, और ये परपेंडिकुलर अगर इसको मिलता है किसी पॉइंट में, मान लो m ये पॉइंट पे अगर मिलता है, तो दिस OM will actually be called as a moment arm actually. Remember, therefore the torque in this case can actually be obtained to be simply the same force. अभी से फोर्स को हमने रिजॉल्व किया ही नहीं है ना, तो इसलिए फोर्स को हमको वैसे ही रखना है, फोर्स को पूरा लेना है, but that should be multiplied by OM here. OM. Okay, so OM को हमको multiply करना होगा, and this OM is actually going to be the moment r sin theta. Yes, but how will you find out this OM? If this angle is theta, this angle is also going to be
theta. थीटा. And if you just apply the definition of sine theta in this triangle OPM, then you can say that sine theta is actually equal to opposite side OM upon R. OM upon of the R. hypotenuse, that is OP R. here. So that OM can be represented as OP into OP sine sin theta. theta. But as we know that OP is simply R, R we can sin say that theta. this will be R sin theta, right? And hence we can just get this OM to be simply R sin theta, so that we can get once again the same formula here, F into R into sin theta in this case. तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही हमको मिल रहा है, जिसका मतलब यही है कि टॉर्क कैन बी फाउंड आउट इन टू वेज, either by resolving the force and considering the component perpendicular component and multiplying it with the moment this position vector, or by just resolving the position vector and considering the component of that position vector in the direction of perpendicular to the line of action of the force and multiplying it by force. मतलब force को हम इस r sin theta से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही आंसर मिलेगा, और इस r को अगर f sin theta से मल्टीप्लाई करेंगे तभी भी वही आंसर मिलेगा. But remember here that this torque is actually going to be a vector quantity. Okay, it's a vector quantity, and its direction is always going to be perpendicular to the plane of rotation. जिस डायरेक्शन में ये बॉडी रोटेट हो रहा है तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और राइट हैंड रूल से दिया गया डायरेक्शन टॉर्क का होता है, हमेशा याद रखो. So torque is going to be, if suppose this body is rotating in anti-clockwise direction due to the force, then the torque will be considered to be at right angles to this plane, and that is outwards here. But if suppose the body is rotating in the plane and it is rotating clockwise, then the torque will be considered to be directed inwards into the plane of this figure here. जैसे फैन अगर घूमता है तो अगर वो फैन ऐसे घूम रहा है तो इसका मतलब टॉर्क विल बी अपवर्ड्स, एंड इफ सपोज फैन इज रोटेटिंग लाइक दिस, देन टॉर्क विल बी सपोज टू बी डाउनवर्ड्स. अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में. हाँ, अभी टॉर्क डाउनवर्ड्स होने का मतलब ये नहीं कि वो फैन नीचे गिरने वाला है, ठीक है, इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स. नो, इट मींस दैट द फैन इज रोटेटिंग इन अ डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन. मतलब अगर फैन के ऊपर जो काम करने वाला टॉर्क है वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो फैन रोटेट होने वाला है. मतलब इस वेक्टर को परपेंडिकुलर प्लेन में वो फैन रोटेट होता है, ये उसका मतलब होता है. तो ये हमको समझना है. एंड इन ऑर्डर टू गेट दिस डायरेक्शन, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू टर्न द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम आर बार टू एफ बार. देखो, अगर ये बॉडी इस तरह से रोटेट होता है, एंटीक्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है, तो उसका टॉर्क तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा. लेकिन आउटवर्ड डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जस्ट टर्निंग द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम आर बार टू एफ बार एक्चुअली, एंड दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बार एंड एफ बार हियर, बिकॉज़ sin theta is already there, and we know that the cross product of two vectors a bar and b bar is actually defined as a third vector c bar, whose magnitude is actually going to be magnitude of a bar into magnitude of b bar into sine of angle between this a bar and b bar, मतलब ही a b sin theta. तो a bar क्रॉस b bar ये एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड a b sin theta के बराबर और जिसका डायरेक्शन a bar और b bar के परपेंडिकुलर प्लेन को परपेंडिकुलर और वो भी राइट हैंड रूल से दिया हुआ होता है. तो वही यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है कि r और f ये दोनों वेक्टर्स है, और टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर whose direction is going to be perpendicular to the plane containing r bar and f bar, and its magnitude is going to be r f sin theta. So therefore we can just represent this equation in vector form as torque bar is equal to r bar cross f bar. Remember here order is important. R bar has to be taken as the first factor and f bar as a second factor, because we need to turn the fingers of right hand from r bar to f bar always, so as to get the direction of torque bar here. So that's why this r bar cross f bar, ये डायरेक्शन अगर उल्टा कर दिया, मतलब ये जो ऑर्डर है वो अगर उल्टा कर दिया तो नहीं चलेगा, it's not allowed. This torque bar is always going to be equal to r bar cross f bar and in the same direction only. So this is the concept of torque. What is the unit of torque? We can just find it out. Force is measured in Newton and distance moment arm is measured in meter. So its unit is going to be Newton meter. Remember that this Newton meter is not equivalent to joules. इसको हम जूल कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर उसको जूल बोल देते हैं तो वो वर्क डन का यूनिट हो जाएगा, है कि नहीं? So in order to understand that this torque is completely different from work done, we don't shorten this unit as joule.
तो जूल इज रिजर्व फॉर वर्क डन ओनली, वर्क डन हो या काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, उनके लिए हम जूल यूज करेंगे, नो डाउट। लेकिन टॉर्क के लिए न्यूटन मीटर ही रखेंगे, इस न्यूटन मीटर को कभी भी जूल एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज इट विल मीन द डिफरेंट थिंग, मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि अगर हमने सपोज टॉर्क को अगर जूल में एक्सप्रेस किया तो इसका मतलब वो टॉर्क मतलब वो वर्क डन और टॉर्क सेम ही है, ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा, जो कि एक्चुअली नहीं है वैसा। क्योंकि देखो भले उनके डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम है, लेकिन वो क्वांटिटीज बिल्कुल अलग अलग है। क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लिकेशन वर्क डन होता है, नो डाउट, लेकिन वर्क डन निकालने के लिए हम वहां पे फोर्स का जो रिजॉल्व करते हैं फोर्स को, तो उसका एफ कॉस थीटा कंपोनेंट कंसीडर करते हैं और उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमको वर्क डन मिलता है। दैट मींस वर्क डन कैन बी सपोज टू बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हियर, बट इन दिस केस हियर the torque can be considered to be the cross product of force and moment arm here, and that's why the torque and work done are completely two different quantities, they are not same, भले उनके यूनिट सेम है, डायमेंशंस भी सेम है, लेकिन क्वांटिटीज they are not same, they are completely different, and that's why in order to make them distinguished or in order to make them different, we keep the unit of torque to be simply Newton meter only, and the unit of work done is always expressed as joule only. Remember, this is all about the torque and its unit. Okay, just take the screenshot of this. Yes sir. Question sir. Okay, any doubt? No sir. No sir. Okay, तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आज भी डालने वाला हूँ टॉर्क के ऊपर, वो ट्राई करो कि आज ही सर जो क्वेश्चंस आपने डाले थे पहले टॉपर ऐप पे, अभी उसका डेडलाइन हो गया, तो फिर हम वो क्वेश्चंस करके ऐप पे पोस्ट कर सकते हैं? वो क्वेश्चंस करके ऐप पे पोस्ट कर सकते हैं क्या? करो, लेकिन अभी अभी जो चल रहा है ना उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है? जो अभी हो हाँ गया सर, आज हो जाएगा सब कुछ। हाँ ठीक है, अगर हो गया वो, अगर हो सकता है तो करो, अगर नहीं होता है तो छोड़ दो, लेकिन अभी जो चल रहा है उसके आगे, इसके आगे जो टेस्ट होंगे उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करके वो सॉल्व करके सबमिट करो टाइम के अंदर, ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।